हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं अब आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आया हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने इसे ध्यान से कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में आई थिंक यू विल हैव टू फेस नो एनी प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं और आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जो है पहुंचते रहें। क्योंकि मैं सारा जितना भी आपका जो है क्लास 10th का चाहे ग्रामर हो और चाहे बुक से रिलेटेड हो, सारे पूरा का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम का जो राइटर है वो कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि गिवन मैक्सवेल या फिर वी.बी. येट्स, वॉल्ट विटमिन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको पता होगा कि इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका होगा डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच वर्ड इज मेंशन्ड इन दिस पोएम, कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जिनका जिक्र जो है इस पोएम में किया गया है। अगर आपने पोएट्री पढ़ी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चंस हैं। एस्पेरो का जिक्र नहीं हुआ था तो ये नहीं होगा, नाइटिंगेल नहीं होगा, क्रो का जिक्र हुआ है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ये सी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच ट्री द क्रो वॉज सीटिंग, कि कौन से पेड़ पे जो है वो कौवा जो था बैठा हुआ था, वो कौन से पेड़ पे बैठा हुआ था। ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपका, क्या है कि पाम ट्री, ओक ट्री या फिर मेपल ट्री या हेमलॉक ट्री। आपको पता है कि कौन सा पेड़ इनमें से हो सकता है, आप बताइए। वैसे आपको पता होगा, आपने पोएम पढ़ा है तो हेमलॉक ट्री का जिक्र हुआ है उसमें। तो डेफिनेटली जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी, कि हेमलॉक ट्री पे क्रो जो है बैठा हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड क्रो शेक फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कि कौवे ने जो है जो हिलाया था तो किस चीज़ को जो है, कहाँ से उन्होंने जो है उसको हिलाया था। कि हेमलॉक ट्री पे वो बैठा हुआ था तो उसने जो हिलाया तो किस चीज़ को उसने हिलाया था और उसका फिर क्या चीज़ वहाँ पे गिरा था। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, देखते हैं। लीव्स ऑफ ट्रीज या फिर फ्लावर्स ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था तो जब उसने उसको हिलाया तो वहाँ से क्या गिरा था? डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। जो छोटे छोटे जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो गिरे थे और जिसकी वजह से पोएट का क्या हुआ था, पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका सी है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि हाउ वाज पोएट्स मूड इन द बिगिनिंग, कि पोएट का मूड जो था बिगिनिंग में, शुरुआत में जब वो आया था वहाँ पे तो कैसा था और उसका दिमाग कैसा था, वो कैसा फील कर रहा था। चलिए तो आंसर देखते हैं। पहला जो है कि ही वाज अपसेट इन द बिगिनिंग, दूसरा ही वाज हैप्पी इन द बिगिनिंग, ही वाज एंग्री इन द बिगिनिंग या ही वाज एक्साइटेड इन द बिगिनिंग। तो सही आंसर आपका ए है कि ही वाज अपसेट इन द बिगिनिंग। वो बहुत ही अपसेट था और अपसेट होने ही की वजह से वो वहाँ पे आकर के बैठा था। चलिए आगे देखते हैं, आपका छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि वाई डिडंट पोएट राइट मोर ट्रीज एज मेपल, ओक एटसेट्रा, कि पोएट ने जो है बहुत सारे और भी खूबसूरत पेड़ हैं जिनका वो जिक्र अपनी पोएट्री में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया किसका जिक्र किया? हेमलॉक ट्री का। तो क्या ज़रूरत थी हेमलॉक ट्री को जिक्र करने की? और भी तो ये पेड़ हो सकते थे, उनका जिक्र इन्होंने क्यों नहीं किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है आपका कि बिकॉज मोर ट्रीज आर मोस्टली यूज्ड इन पोएम, क्योंकि ये सारे ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं
तो इसलिए उन्होंने इसको नहीं किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि बिकॉज दीज ट्रीज वर नॉट प्रेजेंट देयर, क्योंकि जहाँ वो बैठा था तो ये पेड़, इस प्रकार के मेपल या ओक ये सब ट्री थे ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि बिकॉज दीज ट्रीज शोज ब्यूटी एंड ही वॉज सैड। ये है सही आंसर आपका, क्योंकि वो जो मेपल है या फिर ओक ट्रीज हैं ये सारे ब्यूटी को बताते हैं, और वो क्योंकि अपसेट था और दुखी था तो वो अब इन सब पेड़ों का वो जिक्र नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे क्या शो करना था, सैडनेस दिखाना था या सोरो दिखाना था, इसी वजह से जो है ब्यूटी दिखानी थी नहीं, तो इसी वजह से इन सारे पेड़ों का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका ये सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका कि क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट, कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, किस चीज़ को ये सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को ये बताता है। तो ऑप्शन देखते हैं जॉय, हैप्पीनेस, डार्कनेस या फिर सोरो। तो सही आंसर क्या होगा? जॉय, हैप्पीनेस, डार्कनेस या सोरो। ये तीनों तो ऊपर का गलत है। सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर आपका डी है। क्यों? क्योंकि ये क्रो या फिर हेमलॉक ट्री जो है कोई भी हैप्पीनेस को नहीं बताता है, जॉय को भी नहीं बताता है, ये सोरो को ही बताता है। क्रो को आमतौर से लोग इल ओमेन मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं, और हेमलॉक ट्री तो वो पॉइजनस है ही, वो भी अच्छा नहीं है। तो दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं सोरो को ही दर्शा रहा है इस पोएट्री में। चलिए आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डिड चेंज पोएट्स माइंड, कि किस चीज़ ने पोएट के माइंड को जो है एकदम से चेंज कर दिया था, वो क्या चीज़ थी। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि द डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है कि द लीव्स ऑफ ट्रीज, और तीसरा ऑप्शन है कि द हेमलॉक ट्री, और चौथा ऑप्शन है कि द स्नो फॉलिंग वेदर। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका पहला होगा डस्ट ऑफ स्नो, जो कि हेमलॉक ट्री से गिरा था, उसी ने पोएट के मूड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, और जिसकी वजह से उसका दिन जो है बर्बाद होने से बच गया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका है डस्ट ऑफ स्नो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी डी या सी डी ए बी ए सी डी ए डी या सी डी। तो सही आंसर क्या होगा? मैंने राइम स्कीम निकालना आपको बताया है। इससे पहले जो मैंने इसी पोएम की जो समरी बताई है उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि राइम स्कीम निकालते कैसे हैं। तो वहाँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहाँ पे जाकर के देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि राइम स्कीम निकालने का तरीका क्या है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका पहला वाला होगा, ये वाला आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी। चलिए आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, कि कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है इस लाइन में स्पेशली हैज़ गिवन माई हार्ट में प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है और इंजामेंट है। ये चारों को चारों आपका फिगर ऑफ स्पीच में आता है। फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो मैं बनाऊंगा जी, अभी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन मैं ये वीडियो डालूंगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एलिट्रेशन। अब ये बात आती है कि एलिट्रेशन होता क्या है। देखिए एलिट्रेशन क्या है कि एलिट्रेशन का अगर हम डिफिनेशन देखते हैं तो वो आमतौर से जो आसान भाषा में आपको समझा दें कि रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और स्ट्रेट सिलेबल्स। जो आमतौर से जो कॉन्सोनेंट साउंड है और उनका जो है बिगिनिंग में आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है तो वो एलिट्रेशन होता है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे आपके क्या हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड ही है, जैसे कि हैज़ है, गिवन है, माई हार्ट है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है कि विच थिंग सेव्ड पोएट्स रेस्ट ऑफ द डे। किस चीज़ ने पोएट का जो पूरा दिन था उसे बर्बाद होने से बचा लिया था।
जो पोएट का पूरा दिन था वो क्या ऐसी चीज़ थी। चलिए आंसर देखते हैं। पहला जो है इसमें जो ऑप्शन है कि द फ्लावर ऑफ ट्री, या द रेनिंग वेदर, या द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या चीज़ थी? जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। ये फाइन पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे से, जो स्नो के जो है जो छोटे छोटे से जो है ये थे, जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने ही क्या किया था कि उनके जो पोएट है उनके जो है उनके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका सी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जो है 12वां क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड। रूड वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ है, आपकी पोएट्री में इस्तेमाल हुआ है, ग्रोसरी में भी उसका मीनिंग दिया हुआ है। हेल्ड इन सोरो ऑप्शन देखते हैं, या हेल्ड इन हैप्पीनेस, हेल्ड इन रिग्रेट, या हेल्ड इन सैडनेस। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ये है आपका सही आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेमलॉक ट्री। कि हेमलॉक ट्री का मीनिंग क्या है? हेमलॉक ट्री का प्रयोग हुआ है, तो हेमलॉक ट्री का जो है मीनिंग क्या है? अब इसका आपको बता दें कि इसका मीनिंग जो है, हेमलॉक ट्री जो है, इसका मीनिंग जो है आपकी जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है। आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हेमलॉक ट्री का मीनिंग क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है क्या कि ए लॉन्ग ट्री, या ए ब्यूटीफुल ट्री, या ए हार्मफुल ट्री, ए पॉइजनस ट्री। और यही आपके ग्रोसरी में भी दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। ये इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है, पर्सनिफिकेशन है, और इंजामेंट है। तो यहाँ भी सही आंसर आपका एलिट्रेशन होगा। यहाँ भी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि हु वाज सीटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री पे कौन सा ऐसा चिड़िया थी जो बैठी हुई थी? स्पैरो था, नाइटिंगेल था, या रॉबिन था, या एक क्रो था। इसका आंसर भी बहुत आसान है कि डेफिनेटली कौन सा आंसर होगा कि डी वाला आंसर आपका सही है। एक क्रो ही वहाँ पे बैठा हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लाइन। ये जो स्पेशली लाइन है इनका राइटर है कौन? इस तरह भी कभी कभी पूछ लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है भाई, 1 लाइन 2 लाइन दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसका राइटर कौन है। अगर आपने पोएट्री सही से पढ़ी हुई है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही पोएट्री है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बहुत सारी पोएट्रीज हो जाएंगी तो उस समय अगर 2 लाइन 1 लाइन कहीं से दे दिया और पूछ लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो अब इसका क्वेश्चन, इसका जो है आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या कि WH ऑडिन है, WB येट्स है, या फिर वॉल्ट विटमिन है, या फिर रॉबर्ट फ्रोस्ट है। तो आपको पता है कि ये आपके इसी पोएम से लिया गया है। तो डेफिनेटली आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। और रॉबर्ट फ्रोस्ट ही कौन है? इसके राइटर हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन है कि वाई डिडंट पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज इन द पोएम। कि और भी जो मोर, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है, इससे पहले भी इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या है आंसर कि और जो ब्यूटीफुल जो ट्रीज थे उनका जिक्र क्यों नहीं किया इन्होंने। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हो सकता है कि इस तरीके से पूछें, इसलिए मैंने इसे दे दिया है। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो हैप्पीनेस, बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो सोरो एंड सैडनेस, और तीसरा ये है कि बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो एंगर एंड रूडनेस, चौथा है कि बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो काइंडनेस। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको इसका बी होगा। ये वाला आपका सही आंसर है कि बिकॉज द पोएट वांटेड टू शो सोरो एंड हैप्पीनेस। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 18 नंबर का कि रॉबर्ट फ्रोस्ट इज पोएट।
अब वो मतलब कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो थे वो कहाँ के पोएट हैं, एन अमेरिकन, एन इंडियन, ए ब्रिटिश या फिर ए जापानीज़। तो कहाँ के पोएट है, तो आपको बता दें कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं, 19 क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट द पोएट यूज्ड इन द पोएम पॉजिटिवली। दो ऐसे क्या क्रिएचर थे जिसको पोएट ने जो है इस्तेमाल किया है, जो कि नेगेटिव चीज़ है लेकिन उसको उन्होंने पॉजिटिव बना करके पेश किया है, और क्योंकि उसी की वजह से उसका मूड जो है चेंज हो गया था। तो पहला जो इसमें आंसर है देखते हैं क्या है, कि जैसे कि पहला इसमें यह कि क्रो एंड स्नो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, आइस एंड क्रो, और जो लास्ट क्वेश्चन है कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो, यही आपका सही आंसर होगा। डी वाला आपका सही आंसर है, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहे हेमलॉक ट्री हो या फिर क्रो हो, आमतौर से ये नेगेटिव ही माना जाता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को पोएट ने एक पॉजिटिवली लिया है और इसको जो है एक पॉजिटिव मीनिंग में ले लिया है इन्होंने, क्योंकि इनको लोग जैसे कि हेमलॉक ट्री तो पॉइजनस ट्री है, इससे भी लोग दूर रहते हैं, और क्रो को भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसे इल वुमेन बैड वुमेन माना जाता है। लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों ने क्या किया कि इन दोनों चीज़ों के माध्यम से इन दोनों चीज़ों ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया है, और जिसकी वजह से जो है पोएट जो है बहुत खुश रहता है और उसका दिन जो है बर्बाद होने से बच जाता है। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, देख लेते हैं कि हु शोक डाउन द हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है कि स्पैरो है, नाइटिंगेल है, क्रो है या फिर पैरट है। तो इसमें से कौन हो सकता है सही, आपको पता है कि वहाँ जो है इनमें से कोई तो जो स्पैरो था ही नहीं, नाइटिंगेल नहीं था, पैरट भी नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, समझ रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं आपका एग्ज़ाम को देखते हुए। अब यहाँ जो है मैंने नीचे आप देख लीजिए, तो मैंने इनका आंसर की दिया हुआ है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई पीडीएफ चाहते हैं, किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डालिए और कहिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ फाइल भी भेजा जा सकता है, भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले वीडियो देखना होगा, पहले अच्छे से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो देखिए, तब उसके बाद ही आपको पीडीएफ फाइल आपको भेजा जाएगा। आंसर की भी यहाँ पे मौजूद है, आप जो चीज़ें मैंने करवाई है वो सारे आंसर की इसके अंदर मौजूद है। आप स्क्रीनशॉट चाहे इसका ले सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे वही आंसर हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। अब मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दे दिया है, नीचे आप देख लीजिए, कुछ एक प्रीवियस क्वेश्चन जो मुझे मिला वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कभी 2016 और 17 के फर्स्ट टर्म में पूछा गया था। वैसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, काम देगा आपको, कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन अवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये हमारी जो हेक्टिक लाइफ बोलते हैं, बहुत ही बिजी लाइफ को, तो इस पोएम के माध्यम से इस बिजी लाइफ में जो है हमें क्या चीज़ का एक मैसेज मिलता है, क्या चीज़ हम इससे समझते हैं। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है, देखिए कि द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट वी शुड एंजॉय nature utmost and we should have a positive outlook even towards the simple acts because they can lead to the learning of greater lessons of enjoying life। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखिए हमारी लाइफ बहुत आजकल बिजी है, हर इंसान की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हर कोई जो है बिजी है अपनी लाइफ में। लेकिन इस बिजी लाइफ में, इस हैक्टिक लाइफ में भी हमें नेचर के माध्यम से हेल्प लेनी चाहिए, प्रकृति से हमें हेल्प लेनी चाहिए। कभी कभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ नेचर से रिलेटेड, जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा साबित होता है और एक अच्छे तरीके से वो हमें हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज देता है
कि हमें नेचर से हेल्प लेनी चाहिए अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाने के लिए। यही एक मैसेज पोयम में दिया जा रहा है कि एक ऐसी चीज़ देखिए, जैसे हेमलॉक ट्री है या क्रो है, इनको लोग गलत मानते हैं, लेकिन फिर भी पोएट ने इसको एक पॉजिटिव तरीके से पेश किया है। और पोएट को जो है यही नेगेटिव चीज़ जिसको लोग गलत मानते हैं, उन्हीं वही नेगेटिव चीज़ ने पोएट की हेल्प की और उसका पूरा का पूरा दिन जो है बर्बाद होने से बच जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। आपको जल्दी भी, अब कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा सा मैं बिजी था, कहीं गया हुआ था। तो अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आपको सारा पूरा का पूरा कोर्स इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।